Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series, we are going to discuss PT 365 of international relation. Before discussing international relation, उससे पहले we should study PT 365. देखो, अगर if in case you have read Vision magazine, ठीक है, Vision as का जो monthly magazine जो आता है, if you have read with that, तो you don't need to रीड पी टी 365 ऐसा नहीं है। और अगर इफ़ यू आर इन वे टू रीड पी टी 365 तो आप उससे एज इन ग्लैंस कर सकते हो कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच हैव बीन लेफ्ट आउट और यू कैन कम अक्रॉस विद दैट, ठीक है। और अगर आपने विजन की मैगजीन नहीं पढ़ी है देन यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट, मतलब आप इसको थॉरली एक बार देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ अपना कोई फोरम का जो 3 मंथली मैगजीन आता है ना, 3 मंथ में वो एक बार आता है वो मंथली मैगजीन, ठीक है। तो 3 मंथली मैगजीन होता है ना, वो आप देख लो, या फिर ओनली आईएएस का प्रीलिम्स बूस्टर है, वो तो बहुत हेक्टिक होता है, मतलब वो आपको डेली शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कोप अप विद दैट, ठीक है। तो एज इन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पढ़ लो। देखो, अगर पी टी 365 पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक या तो फोरम का आप मैगजीन पढ़ लो, वो 3 महीने वाला, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ छूटता है तो और कुछ ना कुछ रिवाइज भी होता है। अगर आप 2 मैगजीन को फॉलो कर रहे हो तो आप एक मैगजीन को आप थॉरली पढ़ लो और दूसरे मैगजीन को आप ना एज इन उसके कंटेंट में जाके देख लो कौन सा टॉपिक आपने कर लिया है, ठीक है। वो एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ ली है विजन की तो बहुत सारा कंटेंट है उसमें। उसके बाद आप क्या करो, पी टी 365 से इसका कंटेंट देखो और कौन सा आप लोगों ने कर लिया है आप उससे टिक आउट कर लो, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप उससे पढ़ लो, ठीक है। ये 2 तरीका है। इफ़ यू आर इन वे मतलब बिगिनर हो तो आप इस तरह कर सकते हो, और इफ़ यू आर मतलब अगर आप अपना कुछ न्यू टेक्निक है जो यू आर कमिंग अक्रॉस और या पढ़ रहे हो तो दैट्स गुड, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन से, ये हमारा पहला पी टी 365 होगा, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल फॉर फ्यू डेज, ओके। तो देखो, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सबसे पहला देखो, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, UN80 इनिशिएटिव। देखो, ये बेसिकली क्या कहता है ना, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन का 80 ईयर्स हो चुका है तो वो अपना एनिवर्सरी मना रहा है, ठीक है। तो 80th एनिवर्सरी में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया गया है। तो व्हाट ऑल थिंग्स आर ओवर हियर। देखो, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन थर्ड वर्क स्ट्रीम जो UN80 है इनिशिएटिव, वो रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। UN80 इनिशिएटिव जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था बाय सेक्रेटरी जनरल, कब, तो मार्च 2025 में। तो ऑन मार्च 2025 UN सेक्रेटरी ने लॉन्च किया एक UN इनिशिएटिव जो बेसिकली UN मार्क्स इट्स 80th एनिवर्सरी के बारे में बता रहा था, जिसका एम क्या है कि आपको स्ट्रीमलाइन करना है ऑपरेशंस, शार्पन करना है इम्पैक्ट, साथ ही साथ रीअफर्म करना है UN रेलेवेंस को, ठीक है। मतलब व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको स्ट्रीमलाइन करना है, मतलब एक जगह उसको रखना है, ऑपरेशंस को, उनके ऑपरेशन को शार्पन करना, उसके इम्पैक्ट को, मतलब ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल रहे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पीस कीपिंग के लिए भी है, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से संभाले, ठीक है। इट ऑल्सो सीक्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, रीअसर्ट द वैल्यू ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एट अ टाइम व्हेन ट्रस्ट इज लो एंड नीड्स आर हाई। मतलब जब ट्रस्ट, भरोसा कम हो जाए और ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पे UN एज अ मसीहा बाहर आए, ठीक है। यही कहना है इसका। 3 मेन वर्क स्ट्रीम आप देखोगे तो बेसिकली ये करता क्या है, आइडेंटिफाई करता है एफिशिएंसीज, मतलब आइडेंटिफाइज एफिशिएंसीज और इंप्रूवमेंट इन अ वे ऑफ UN वर्क। UN ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और उसको और इम्प्रूव करना है। रिव्यू करना है ऑफ द रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, मान लो कोई इनिशिएटिव है विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, तो उसका रिव्यू मतलब हाउ इज़ दैट वर्किंग ऑफ द मैंडेट जो रिसीव किया गया है फ्रॉम द मेंबर स्टेट। साथ ही साथ एग्जामिन करना है पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस और प्रोग्राम्स जो रीअलाइन करेगा UN सिस्टम को, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड जो मतलब एज इन UN80 इनिशिएटिव जो है वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया, मतलब हु ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट। तो UN80 टास्क फोर्स विच इज चेयर्ड बाय UN सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिसी, ठीक है। UN80 टास्क फोर्स विच इज चेयर्ड बाय UN सेक्रेटरी जनरल ऑफ फॉर पॉलिसी। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, हम लोगों ने UN80 इनिशिएटिव देख लिया, ठीक है। उन्होंने अपना 80th एनिवर्सरी मनाया तो उसी के हिसाब से कुछ एज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। देखो, बट जिसका बर्थडे मना रहे हो उसका तो देख लो उसके बारे में। तो देखो, इसका जेनेसिस कब हुआ था, 1945 में। ये बेसिकली चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है जो साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है सैन फ्रांसिस्को, US, ठीक है, न्यूयॉर्क। उसके बाद देखो, चार्टर प्रिंसिपल आप देखोगे तो ये बेसिकली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है और सोवरेन इक्वालिटी, कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स के लिए है। मतलब इसका
प्रिंसिपल है, मतलब मूलभूत, वाई इट इज़ मतलब व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सोवेरेनिटी ऑफ इक्वालिटी, साथ ही साथ कोऑपरेशन करने के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। अब देखो मेन ऑर्गन आप देखोगे यूएन का, तो ऑर्गन जैसे देखो बॉडी का 6 ऑर्गन होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही यूएन का भी कोई ऑर्गन होगा जिसके हिसाब से विथ हुज हेल्प इट इज़ वर्किंग। तो सबसे पहले आएगा आपका यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये बेसिकली मेंबर स्टेट है और इट्स मेंबर और हैज़ इक्वल वोट होता है यूएनजीए का, जिससे देखो इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी मेंबर्स, ठीक है, मतलब हैज़ इक्वल वोट, और ये मतलब इसका यूएन जनरल असेंबली का इक्वल वोट होता है। और ये क्या करता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, कितने होते हैं बताओ मेरे को, चलिए वो यू विल कम टू नो, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं +15 +10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो सिक्योरिटी काउंसिल आप देखोगे तो बेसिकली यूएनएससी में तो 15 मेंबर होते हैं, तो P5 + 10 इलेक्टेड। देखो जैसे देखो मेंटेन करता है पीस को, सिक्योरिटी को, कौन, सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में कौन कौन है बताओ मेरे को, और 10 इलेक्टेड मेंबर हैं। तो मेंटेन करता है पीस, उसके बाद पीस के बाद एंड सिक्योरिटी, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक में टोटल कितने मेंबर्स हैं, इकोसॉक में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 54 मेंबर हैं, ठीक है। पहले उससे पहले ना मैं P5 अगर बता दूँ तो वो दैट वुड बी मोर सफिशिएंट। देखो सबसे पहले ना अगर आप देख लोगे तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इकोसॉक के बारे में बता रहा है, तो उसके पास 54 मेंबर है जो कोऑर्डिनेट किया गया है जो कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल वर्क को, ठीक है, मतलब बेसिकली इट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल वर्क्स, ठीक है। वो कौन करता है, इकोसॉक करता है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, ये बेसिकली पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करता है। यूएनजीए क्या करता है, ये बेसिकली मेंबर स्टेट है जिसमें जिसके पास इक्वल वोट होता है, और ये नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करता है, ठीक है। सबका अपना काम है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब देखो आईसीजे है एक, तो आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बेसिकली जुडिशियल ऑर्गन है ये, ठीक है, जस्टिस के लिए है ये, जो डिस्प्यूट सेटल करता है बिटवीन पीस पैलेसेस इन हेग, मतलब पीस पैलेसेस इन हेग, मतलब इसका हेडक्वार्टर हेग में है, जो डिस्प्यूट को सेटल करता है बिटवीन 2 स्टेट्स का मतलब एज इन कंट्री, ओके, इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 कंट्रीज। सेक्रेटेरिएट आप देखोगे तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है बेसिकली इनएक्टिव सिंस 1994 है, और सेक्रेटेरिएट जो है बेसिकली ये हेड किया जाता है बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शंस। अब देखो स्पेशलाइज्ड एजेंसी आप देखोगे तो बेसिकली ये ऑटोनोमस है, साथ ही साथ लिंक किया जाता है विया एग्रीमेंट विथ यूएन, जिसमें 15 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसका फुल ये हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, ICAO जो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल है, IFAD रोम, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड, जेनेवा है इसका हेडक्वार्टर, IMF वाशिंगटन DC, ठीक है, उसके बाद IMO लंदन में है, ITU जेनेवा में है, ऐसा नहीं है सारा फुल फॉर्म बताते जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, आप एक बार देख लोगे ये, ठीक है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन है। देखो मेंबर्स आप देखोगे टोटल कितना है यूएन में, तो 193 है। इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। स्टेट जो है बेसिकली एडमिनिस्टर किया जाता है जो टू मेंबरशिप बाई डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हम लोग यहाँ पे पढ़ा था, कितना है रिकमेंडेशन, तो 15 मेंबर है। ये बेसिकली क्या करते हैं, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आई होप दैट गेटिंग। अब देखो फंड्स और प्रोग्राम्स जो देखा जाता है, तो फंड्स और प्रोग्राम्स तो यूनिसेफ, UNDP, ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN हैबिटेट एक्सेट्रा, ये क्या करता है, ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स है, ये सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखो UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC जो है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे UNSC के बारे में पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल है ये बेसिकली क्या करता है, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है, 15 मेंबर टोटल होते हैं। देखो जिसमें से
ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 5 कंट्री हैं, जो कौन कौन है, बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया, लाइबेरिया एक्सेट्रा, वो इलेक्ट किए गए हैं जो बेसिकली सर्व करेंगे नॉन परमानेंट मेंबर किसके लिए, यूएनएससी के लिए। तो नॉन परमानेंट मेंबर, तो 5 कंट्री हैं नॉन परमानेंट मेंबर के, कौन से हैं, तो बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लातविया है, लाइबेरिया है एक्सेट्रा, सॉरी इलेक्टेड, वो क्या करेंगे, वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूएनएससी के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बेसिकली ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 को। कब हुआ था स्टैब्लिश, 1945 को, यूएन चार्टर और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन के साथ। इस पर्पस आप इसका देखोगे तो ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और कॉम्पोजिशन जो है वो 15 मेंबर है, इसमें कितना है, 15 है मेंबर, और 5 जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो 5 परमानेंट मेंबर में कौन सा है, मैंने आपको बताया था, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएस है, जो वीटो पावर इंजॉय करते हैं, मतलब सबका इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वोट है। अगर बिल पास करना है तो अगर इनमें से किसी एक को भी अगर नाराजगी है, इफ एनी वन ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो नॉट इन अ वे टू एक्सेप्ट दैट बिल, तो बिल जो है वो खत्म हो जाएगा, दैट बिल वोंट बी एन एक्ट। ठीक है, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो इलेक्ट किया जाता है भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, देखो यूएनजीए जो है बेसिकली क्या है, इसमें ऑल यूएन मेंबर्स हैं जो बेसिकली जिसके पास इक्वल वोट होता है, और ये इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर। तो देखो यहाँ पे वही काम कर रहा है, नॉन परमानेंट मेंबर को ये इलेक्ट कर रहा है फॉर द 2 years टर्म थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, जिसमें से अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स एंड ईस्टर्न यूरोप एंड 1। ये क्या है, देखो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ना, तो उसमें से डिफाइंड है कि 2 ईयर टर्म के लिए अफ्रीका से 3 होना चाहिए, एशिया से 2 कंट्री होना चाहिए, लेटिन अमेरिका से 2 कंट्री होना चाहिए, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2 कंट्री होना चाहिए, और ईस्टर्न यूरोप से 1 कंट्री होना चाहिए। 10 नॉन परमानेंट में, मतलब इतना कंपोजिशन इसका इस तरह फिक्स करके रखा है फॉर 2 years ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको इलेक्ट कौन करता है, यूएनजीए करता है। कितने मेंबर है, 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, डिसीजन पावर आप देखोगे तो बेसिकली यूएनएससी का तो पावर जो है वो बेसिकली बाइंडिंग है डिसीजन सब मेंबर स्टेट्स के लिए, साथ ही इम्प्लीमेंट करना है अंडर यूएन चार्टर। इंडिया जो है बेसिकली इलेक्ट किया गया था नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स के लिए, कब, यूएनएससी 8 टाइम्स, 8 बार हो चुका है, विथ मोस्ट रिसेंट टर्म जो है 2021 से लेके 2022 में, मतलब 2021 और 2022 इसका रहा है। ठीक है, यूएनएससी रिफॉर्म प्रपोजल आप 2024 पढ़ लोगे एक बार, तो ये बेसिकली प्रपोज करता है कि G4 नेशन जो है, तो G4 में कौन सा नेशन आता है, इंडिया आता है, ब्राज़ील आता है, जर्मनी आता है और जापान आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स में भी फिलहाल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो G4 नेशन जो है बेसिकली ऑल्सो C10 कमेटी, तो C10 कमेटी में ना 10 अफ्रीकन यूनियन स्टेट्स आते हैं, जैसे कि अल्जेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, कीनिया, लीबिया, नामीबिया, सेनेगल, सियरा लियोन, उगांडा, जाम्बिया रिप्रेजेंट्स अफ्रीकास कॉमन पोजीशंस ऑन यूएनएससी रिफॉर्म। फिर ऑपोजिशन ग्रुप्स अब देखोगे तो द यूनाइटिंग फॉर सेंसस कॉफ़ी क्लब, ये क्या है, ये ऑपोजिशन ग्रुप है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कॉफ़ी क्लब, जो कोएलिशन है जो अपोज करता है क्रिएशन ऑफ न्यू परमानेंट स्टेट, है ना, किसको अपोज करता है, फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू परमानेंट सीट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स आप देखते हो तो ये रिक्वायर करता है यूएन चार्टर जो अमेंडमेंट के लिए है, नीडिंग अ 2/3 ऑफ जनरल असेंबली वोट्स एंड राटिफिकेशंस ऑफ ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स। उसके बाद देखो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो हम लोगों ने सबके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है, तो यहाँ पे आप इकोसॉक के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो बेसिकली ये यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है जो बेसिकली 2026 लेकर 2028 तक इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है इकोसॉक में। फिर से इंडिया को जो इलेक्ट कर लिया गया है इकोसॉक में फॉर द टर्म ऑफ 2026 टू 28, और वही अगर हम देखते हैं 2021 टू 2022, मतलब 2021 एंड 2022 2 साल का मेंबर इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन रह चुका है, अब इकोसॉक का है। ठीक है, मतलब 26 से लेकर 28 तक रहेगा। मेंबरशिप आप देखोगे इकोसॉक में तो ये बेसिकली रीजनल बेस्ड है, साथ ही साथ डिवाइड किया गया है 5 ज्योग्राफिक ग्रुप्स में, और वो 5 ज्योग्राफिक ग्रुप जो है वो कौन सा है, वो है अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लेटिन अमेरिका, कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोपियंस एंड अदर स्टेट्स। इंडिया जो है इलेक्ट किया गया है अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसके साथ ही साथ अलॉन्ग साइड चाइना, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और 4 सीट्स अवेलेबल। वहीं पे अगर इकोसॉक के बारे में देख लेते हैं तो देखो इंडिया जो इलेक्ट किया गया था ना अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है, एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ साथ कौन सा अलॉन्ग साइड चाइना, मतलब चाइना के अलॉन्ग लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, 4 सीट्स अवेलेबल था। वहीं पे देखो
यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आप देखते हो तो बेसिकली इकोसॉक तो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1945 को। ये वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। तो 6 मेन ऑर्गन ऑफ, ये देख लेते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर बता दूँ तो सबसे पहले ना वो हम लोगों ने ऊपर में देख लिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार ना ऑर्गन यहाँ देख लो, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है जनरल असेंबली, दूसरा आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा सेक्रेटेरिएट, ठीक है, चौथा फोर्थ इज योर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल और सिक्स्थ है आपका ICJ, ठीक है। ये है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। ओके, आपको हमेशा पता होना चाहिए। देखो 6 मेन ऑर्गन में से इकोसॉक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो देखो तो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 को एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। पर्पस आप देखोगे ना तो बेसिकली 54 इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स, ठीक है। पर्पस जो है ये बेसिकली पर्पस जो है ये 54 है, कितना है 54 टोटल मेंबर स्टेट्स है इसमें। तो इलेक्ट किया गया है जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स, 18 इलेक्टेड ईच ईयर, 18 जो है वो हर साल इलेक्ट किया जाता है। की रोल आप देखोगे तो एडवांस द 3 डिमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करता है वर्क्स ऑफ यूएन बॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और इशू करता है पॉलिसी रिकमेंडेशन टू यूएन सिस्टम्स एंड मेंबर स्टेट्स। 8 फंक्शनल कंपोजिशन ऑफ इकोसॉक अगर हम देख लेते हैं तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल कमिशन है, ठीक है, फंक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल कमीशन है, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, मतलब स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करता है, ठीक है, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के लिए कमीशन सेटअप किया गया है, सोशल डेवलपमेंट के लिए कमीशन सेटअप किया गया है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, फिर कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, कमीशन ऑन सेक्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट और यूएन नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, मतलब यूएनएचसीआर देखो ये ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट है जो बेसिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट 2024 है। ये रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी यूएनएचसीआर के द्वारा। फिर से यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यूएनएचसीआर है। ये बेसिकली ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2024 के द्वारा रिलीज किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी यूएनएचसीआर के द्वारा, ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट था, ठीक है ना। देखो इनिशिएटिव जो है वो अंडरटेक किया गया था फॉर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्सली किसी को वहाँ से हटाया गया होगा। ग्लोबल कंपैक्ट फॉर मिटिगेशन 2018 के द्वारा बताया गया है कि ये बेसिकली अडॉप्ट हुआ था, मतलब ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन जो है ये अडॉप्ट हुआ था बाय मेजॉरिटी ऑफ यूएन मेंबर्स, जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए। ये बेसिकली इट्स अ नॉन लीगली बाइंडिंग। साथ ही साथ ग्लोबल प्रोग्राम देखोगे ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो GPFD के बारे में बता रहा है, ग्लोबल प्रोग्राम ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिकली स्टैब्लिश किया था 2009 में, तो स्टैब्लिश इन 2009 किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो इन्हांस करेगा ग्लोबल डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखो यहाँ पे UNHCR के द्वारा देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी है ये बेसिकली इसका जेनेसिस आप देखोगे तो इस्टेब्लिश किया गया था भाई जनरल असेंबली, कब, ऑन यूनाइटेड नेशन इन 1950। और पर्पस इसका क्या था, तो प्रोटेक्ट करना है राइट्स और बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और बिल्ड करना है बेटर फ्यूचर फॉर पीपल फोर्स टू फ्ली देयर होम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड परसिक्यूशंस। उसके बाद अचीवमेंट आप देखोगे तो बेसिकली रिसीव करता है नोबेल पीस प्राइज इन 1954 एंड 1981। अब देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था कि यूएस ने डिसाइड किया है कि वो अपने आप को यूनेस्को से हटाएगा, क्योंकि साइटिंग द एजेंसी सपोर्ट फॉर वोक एंड डिवाइसिव कॉसेस एंड एंटी इजराइल बायस, ठीक है। देखो फिर से पढ़ते, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यूएन ने डिसाइड किया है कि वो अपने आप को यूनेस्को से हटा लेगा। क्यों हटाएगा भाई, वाई इट्स गोइंग टू पुल आउट इट्स ओन कंट्री, यूएस अपने आप को क्यों बाहर लाएगा, क्योंकि साइटिंग द एजेंसीज सपोर्ट फॉर वोक एंड डिवाइसिव कॉज, ठीक है, किसके लिए, एंटी इजराइल बायस के लिए और
डिवाइसिव कॉसेस के लिए। अब न्यूज़ में इसलिए देखते हैं कि ये बेसिकली मार्क करता है थर्ड यूएस एग्जिट फॉर यूनेस्को। ये बेसिकली थर्ड यूएस एग्जिट है फ्रॉम यूनेस्को एंड सेकंड अंडर द करंट लीडरशिप। एडिशनली देखोगे तो मतलब ये तीसरी बार ऐसा हो सकता है कि यूएस ने यूनेस्को से बाहर अपने आप को बाहर निकाल लिया, साथ है इस करंट लीडरशिप के अंतर्गत, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत। एडिशनली अब देखोगे तो यूएस जो है ये ऑल्सो टुक स्टेप टू विड्रॉ फ्रॉम यूएन बॉडीज़। तो बहुत सारे अदर बॉडीज से ये बेसिकली यूएस जो है अपने आप को बाहर निकाल ले रहा है एंड एजेंसीज से, जैसे कि कौन से यूएन बॉडी से यूएस ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है, तो डब्ल्यूएचओ एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलीफ्स एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन। यूनेस्को जो है बेसिकली नॉमिनेट करता है फर्स्ट अरब लीडर एज अ डायरेक्टर जनरल। किसको? फर्स्ट अरब लीडर को, ठीक है, फर्स्ट अरब लीडर एज अ डायरेक्टर जनरल। अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। तो यूनेस्को बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका पर्पस क्या है? तो अब बेसिकली आपको कंट्रीब्यूट करना है पीस और सिक्योरिटी, जो प्रमोट करेगा कोलैबोरेशंस अमॉन्ग द नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। जिसका आप देखोगे मेंबर्स तो 194 मेंबर्स हैं और 12 एसोसिएट्स मेंबर्स हैं। की रिपोर्ट आप देखोगे इनिशिएटिव का तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, वर्क ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका की रिपोर्ट, मतलब की रिपोर्ट इनिशिएटिव में यूनेस्को ना कौन सा रिपोर्ट निकालता है? तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिपोर्ट निकालता है, मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम के अंतर्गत भी ये है। अब देखो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल 2025 ने कंक्लूड किया कि रिसेंटली बर्लिन और जर्मनी, समझ में तो नहीं है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल कंक्लूड करता है रिसेंटली इन बर्लिन एंड जर्मनी, मतलब यहाँ पे हुआ है, ठीक है, पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल मीट। देखो पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल 2024 के बारे में देखते हैं तो ये होस्ट किया गया था जर्मनी के द्वारा और ऑर्गेनाइज भी किया गया था जर्मनी के द्वारा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, बस मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ कि जो मतलब जो लिखा हुआ मैं बस वैसे पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली एक को ऑर्गेनाइज एंड होस्ट किया गया था जर्मनी के द्वारा। उसके बाद ये बेसिकली मीटिंग है जो कोइंसाइड करेगा 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ 2015 न्यूयॉर्क समिट ऑन पीस कीपिंग। बेसिकली एट द मिनिस्टीरियल इंडिया प्लेज करता है क्विक रिएक्शन फोर्स QRF कंपनी और 1 वुमेन लेड पुलिस यूनिट SWAT पुलिस यूनिट एंड पीस कीपिंग ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ये बेसिकली इसका ओरिजिन आप देखोगे तो ये बिगैन हुआ था 1948 को, और विद एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO। इसको साथ ही साथ ब्लू हेमलेट भी बोला गया है, ठीक है, सॉरी ब्लू हेलमेट भी बोला गया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखोगे तो UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है प्रोवाइड करता है मैंडेट, जो बेसिकली जिसका मिशन क्या है तो अडॉप्ट करना है अ रिजोल्यूशन, और वो बेसिकली फोकस किस में करेगा? बजट एंड रिसोर्सेस में। वो बेसिकली आर द सब्जेक्ट जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की अप्रूवल से हुआ है। गवर्नेंस आप देखोगे तो मतलब गवर्नेंस कैसे किया जाएगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन मतलब DPO ऑफ UN फॉर्मली क्रिएट किया गया 1992 को, जो प्रोवाइड करेगा पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आप देखोगे तो नोबेल प्राइज इन 1988 इसको मिला है। किसको मिला है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को। उसके साथ डॉक्ट्रिन्स आप देखोगे तो बेसिकली कैपस्टोन डॉक्ट्रिन है इसका, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का डॉक्ट्रिन जो है ये, इसका नाम क्या है? कैपस्टोन डॉक्ट्रिन। ये कहता क्या है कि ये बेसिकली गाइडलाइन प्रिंसिपल्स है और कोर ऑब्जेक्टिव है UN पीस ऑपरेशंस का, मतलब UN पीस के कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे उसका गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सॉरी फ्रेंड्स, responsibility to protect डॉक्ट्रिन 2005 ये बेसिकली एम्बॉडीज करता है ये पॉलिटिकल कमिटमेंट जो एंड करेगा वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड परसिक्यूशन। इंडिया का की कंट्रीब्यूशन देखोगे टू UN पीस कीपिंग तो कैपेसिटी बिल्डिंग है। बेसिकली इंडिया का सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग CUNPK, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है इंडियन आर्मी न्यू दिल्ली में, जो सर्व करेगा नेशनल फोकल पॉइंट फॉर पीस कीपिंग ट्रेनिंग, प्रोमोटिंग जेंडर पेरिटी। तो बेसिकली इंडिया पहला ऐसा कंट्री बनेगा जो डिप्लॉय करेगा ऑल वुमेन
फॉर्म्ड पुलिस यूनिट, ठीक है, मतलब बेसिकली विमेन पुलिस यूनिट जो है वो इंडिया डिप्लॉय करेगा 2007 लिबेरिया। अब देखो नेक्स्ट है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखो बेसिकली इंडिया जो है वो इलेक्ट किया गया है, मतलब इलेक्ट हो गया है एज एन अनअपोज्ड बाय 3 ईयर्स फ्रॉम 2026 टू 2028 टू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 7th टाइम। ये 7वां बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है वो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्ट हो गया है। ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देखते हैं तो बेसिकली ओवरव्यू है, मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम और प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। अब इसका जेनेसिस देखा जाए तो ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ है बेसिकली ये 2006 में बाय जनरल असेंबली, जो रिप्लेस करेगा कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। और मेंबरशिप आप देखोगे तो बेसिकली इट हैज़ 47 मेंबर जो इलेक्ट किए गए हैं एनुअली बाय यूएन जनरल असेंबली और सर्व करेंगे 3 ईयर्स के लिए, जिसका मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा विद द मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। फंक्शन आप देखोगे तो बेसिकली प्रोवाइड करता है ग्लोबल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स और अडॉप्ट करेगा रिजोल्यूशन, रिव्यू करेगा मेंबर स्टेट्स को और मैंडेट करेगा इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल प्रोसीजर को, ठीक है। आई होप थोड़ा यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा, ओवरव्यू तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। अब इसका जेनेसिस आप देखोगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, तो ये 2006 में हुआ था, इसका जेनेसिस स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो जनरल असेंबली जो रिप्लेस करता है, मतलब जनरल असेंबली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। किसको रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो रिप्लेस करता है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, मतलब कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करता है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो 2006 में स्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट। आई होप दैट यू आर गेटिंग नाउ। मेंबरशिप देखते हैं तो बेसिकली 47 मेंबर्स हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो बेसिकली इलेक्ट किए जाते हैं एनुअली, हर साल इलेक्ट होता है ये, है ना। किसके द्वारा इलेक्ट होता है, तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट होता है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स, जो सर्व करते हैं 3 साल के लिए सर्व करते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स के काउंसिल के मेंबर, और जिसका मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो बेसिकली 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो सकता है, मतलब अगर आप 3 साल के लिए सर्व कर रहे हैं तो 2 साल आप लगातार कर सकते हैं। फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया है ना। आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग, ओके, बी पेशेंट्स। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा पर फिर मैं अच्छे समझा दूंगा, है ना। देखो अदर यूएन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं तो UNTOC एंड UNCAC। बेसिकली रिसेंटली आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, TOC का मतलब यही होता है, यहाँ लिखा, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी देखो यहाँ पे इट हैज़ बीन ओवर हियर। देखो UNTOC एंड UNCAC जो है मतलब उसको एज एन इन्वोक किया गया है बाय इंडिया इन एक्सट्रैडिक्शन रिक्वेस्ट फॉर फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, ठीक है। फिर से बताते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के बारे में, ये बेसिकली इकोनॉमिक से रिलेटेड है। देखो यूएन ट्रीटी है जो बेसिकली कॉम्बैट करता है ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो अडॉप्ट किया गया था इन 2000 और साथ ही साथ एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003। कौन सा, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये जो बेसिकली है एक यूएन ट्रीटी है जो बेसिकली किसको रोकता है, तो ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब किसी को एज इन सुपारी दे दिया किसी को मारने के लिए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए जो बेसिकली अडॉप्ट किया गया 2000 में, और ये फोर्स में कब आया, 2003 में, राइट। इट इज एन सप्लीमेंटेड, मतलब ये सप्लीमेंट किया गया है 3 प्रोटोकॉल को, जो बेसिकली टारगेट करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, माइग्रेंट स्मगलिंग को और इलिसिट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैफिकिंग को। समझ में आ रहा है आपको किसको ये बेसिकली टारगेट कर रहा है, तो 3 प्रोटोकॉल को ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा है। किसको सप्लीमेंट कर रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये है, ये बेसिकली टारगेट करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ठीक है, ट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स उसको रोकेगा, माइग्रेंट स्मगलिंग को, जैसे कि डंकी है ना, डंकी रूट, वो उसको, साथ ही साथ इलिसिट फायर आर्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग, मतलब समझ रहा हो ना, ये मतलब गोलीबारी है ना, गोली बारूद। उसके बाद UNTOC जो है इसको पैलेर्मो कन्वेंशन भी बोला गया है, एज एन इंपॉर्टेंट है। पैलेर्मो कन्वेंशन अगर बोला जाए तो किसको बोला जाएगा, अगर मान लो क्वेश्चन आ सकता है तो UNTOC को बोला जाता है। ये बेसिकली ओनली ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच गवर्नमेंट कमिट्स टू एक्ट एंड कोऑपरेट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC जो है ये सर्व करता है सेक्रेटेरिएट एट UNTOC। उसके बाद देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC, ये क्या है, देखो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है जो अडॉप्ट हुआ था 2000 में और फोर्स में आया 2003 में, UNCAC, ठीक है। ये बेसिकली कवर करता है वाइड रेंज ऑफ करप्शन फॉर्म्स इंक्लूडिंग द ब्राइबरी एंड एम्बेजलमेंट। ये फोकस करता है ऑन प्रिवेंशन, क्रिमिनलाइजेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एसेट
रिकवरी में। यूएन रिपोर्ट अब देखते हो बेसिकली, और उसके द्वारा इनिशिएटिव। तो सबसे पहले अगर हम इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं तो तालिबान सैंक्शन कमेटी रिजोल्यूशन 1998 2008 में भले हो सकता है फोर्स में आया होगा। देखो बेसिकली देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनएससी का है। कौन सा? तालिबान सैंक्शंस कमेटी रिजोल्यूशन। इसका की फैक्ट क्या है? तो पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ द कमेटी। तो इस कमेटी का, तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन जो है पाकिस्तान हो गया है। फिर काउंटर टेररिज्म कमेटी सीटीसी रिजोल्यूशन 1373, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनएससी का है। ये की फैक्ट्स आप इसके बारे में देखते हो तो पाकिस्तान हैज़ इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर फॉर 2025। उसके बाद आईएसआईएस एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी 1267 सैंक्शन कमेटी यूएनएससी के द्वारा। ये बेसिकली की फैक्ट्स आप देखते हो तो इस्टेब्लिश किया गया था 1999 को, जो फोकस करेगा ऑन कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म लिंक इन आईएसआईएस अलकायदा एंड रिलेटेड ग्रुप्स। उसके बाद विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क VOTAN, ये बेसिकली यूएन ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म UNOCT के द्वारा है। ये बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क है जो सपोर्ट करता है विक्टिम्स को, ठीक है, जो मतलब विक्टिम्स एज इन आप समझ रहे हो ना, इसका हिंदी क्या होता है विक्टिम्स का, जो चोटिल हैं, एंड द सर्वाइवर ऑफ द टेररिज्म। फिर आउटकम्स ऑफ 2022 यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। उसके बाद यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन एंड द यूएन नेशनल यूएन है, जो बेसिकली इंश्योर करता है ऑल विमेन स्पेशली हाउस मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल लाइफ फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिस। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD जो है, ये बेसिकली ट्रेंड है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वर्ल्ड वाइड। यूएन डेप्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट UNCTAD, तो ये बेसिकली एक्सटर्नल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स है और एनालिसिस फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, ये बेसिकली क्या है? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस यूएन पॉपुलेशन है ना, UNFPA के द्वारा है। बेसिकली ये है क्या? ये फाउंडर आप इसका देखोगे तो ये UNFPA एज इन आया है फोर्स में 1969 को, ठीक है, सही है ना? हाँ, UNFPA जो है वो आया है 1969 पे एज अ यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एंड एक्टिविटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एंड एक्टिविटी। तो बेसिकली रिनेम किया गया था 1987 को, जो बेसिकली इसका नाम क्या हो गया था? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो रिटेन करता है ओरिजिनल एक्रोनिम को UNFPA को। मतलब UNFPA का अभी फुल फॉर्म हो गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के बारे में द्वारा। तो ICJ जो है बेसिकली डिलीवर करता है अपना लैंडमार्क डिसीजन ऑन, उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन डिलीवर किया ऑन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन, जो स्पेशली है टू प्रोटेक्ट करेगा वल्नरेबल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, SIDS को, ठीक है। मतलब स्पेशली किसको प्रोटेक्ट करेगा? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, जो लीड किया गया है लेड बाई पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ 1-2, ठीक है, 1-2। आई होप दैट आई एम स्पेलिंग इट करेक्ट, 1-2। देखो ICJ जो है उन्होंने अपना लैंडमार्क डिसीजन दिया, कहाँ पे दिया? तो किस टॉपिक में? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज के लिए, जो स्पेशली किसको प्रोटेक्ट करेगा? SIDS को। तो SIDS का मतलब क्या है? तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो बेसिकली लेड किया जाता है भाई पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ 1-2। देखो सीट्स जो है, मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है बेसिकली ग्रुप है ये 39 स्टेट्स का और 18 एसोसिएटेड मेंबर्स का UN रीजनल कमीशन में, जो फेस करेगा यूनिक सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। ये प्रॉब्लम सहेगा ना, ऐसे नहीं है। अगर मान लो पैसिफिक नेशन है तो वहाँ पे हो सकता है अर्थक्वेक, सुनामी आते रहे, तो बेसिकली उसी के लिए आया हुआ है। तो इसका की हाईलाइट्स आप देखते हो कि क्यों आया है। तो बेसिकली क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल, नहीं उसके पहले दे वेयर, देखो ये जो 39 स्टेट्स और 18 एसोसिएट मेंबर जो है बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल केस बोथ फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एट 1992 UN कॉन्फ्रेंस एंड ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो हेल्ड किया, जो मतलब जो हुआ था, दैट टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, ठीक है। अब देखो की हाईलाइट्स देखते हैं ICJ का। तो
दो क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इन इज ह्यूमन राइट, ठीक है, मतलब क्लीन होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो ह्यूमन का राइट है, उसको मिलना ही चाहिए। ये बेसिकली स्टेट जो है बाउंड है ट्रीटी के द्वारा, जो बेसिकली लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि मस्ट एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, ठीक है, मतलब वो क्लाइमेट चेंज पे काम करे और ये बेसिकली इस राइट्स को, मतलब ह्यूमन राइट्स को, दैट इज क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को एज एन एनफोर्स करे। स्टेट जो है बेसिकली ऑब्लाइज्ड है टू लिमिट द एमिशन, स्टेट मस्ट प्रिवेंट हार्म, सॉरी, स्टेट मस्ट प्रिवेंट हार्म फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेज GHG एमिशंस, और साथ ही साथ इंश्योर करें मीटिंग द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट ऑफ लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कॉन्सिक्वेंसेज देखोगे फॉर नॉन कंप्लायंस, तो बेसिकली अगर स्टेट फेल होता है टू मीट इट्स एब्लिगेशन, अगर वो मतलब उस ऑब्लिगेशन को रीच आउट नहीं कर पाता है, देन इनक्योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मे बी रिक्वायर्ड टू सीज द रॉन्गफुल कंडक्ट, है ना। उसके बाद देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। तो ये इसका जेनेसिस आप देखोगे तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 को एज अ मेन जुडिशियल बॉडी ऑफ UN, मतलब UN के लिए बेसिकली अदालत था, ठीक है, कोर्ट था। बेसिकली इसका काम क्या था ICJ का, तो ये बेसिकली डिस्प्यूट को सेटल करता था, सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज, और साथ ही एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करता था ऑन लीगल क्वेश्चंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन दैट हैज़ बिन रेफर्ड टू इट बाई अदर अथॉरिटीज ऑफ UN ऑर्गेन, मतलब UN ऑर्गेन के द्वारा अगर मान लो कुछ पूछताछ, अगर कोई एडवाइस चाहिए होता है तो ये बेसिकली वो काम करता है। लिमिटेशंस देखोगे तो कैन ओनली हियर असेस केसेस विच रिक्वेस्टेड बाई स्टेट्स, मतलब कोई स्टेट के द्वारा अगर कोई केस लेके गया है वहाँ पे, और इफ़ दैट पर्टिकुलर केस नीड एन एडवाइस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देन उस पर्टिकुलर केस में ये बेसिकली अपना एडवाइस दे सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो कैन ओनली हियर द केसेस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द केस स्टेट्स, ये इसका लिमिटेशंस है। वहीं कंपोजिशन अब देखोगे तो इसमें 15 जजेस हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं 9 ईयर टर्म के बेसिस पे, और किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो UN जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जज जो है वो एज एन इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, नॉट एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई अगर बॉडी, कोई अगर ऑर्गन जो है वो वहाँ पे ले जाकर केस फाइल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के जो जज हैं वो कोई गवर्नमेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो एज नॉर्मल जज है। रिलेवेंस आप देखोगे तो बेसिकली नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है, ICJ को एज इन वर्ल्ड कोर्ट भी बोला गया है। ICJ जो है वो ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है जो बेसिकली रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स अमंग 193 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद 2023 में देखोगे तो UN जनरल असेंबली जो है वो अडॉप्ट करता है रिजोल्यूशन, जो बेसिकली रिक्वेस्ट किया गया, रिक्वेस्टिंग ICJ, तो मतलब ICJ को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप प्लीज़ एक एडवाइजरी इशू करिए, किस किस ओपिनियन में, तो स्टेट जो है बेसिकली ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, पहला ये था डिमांड। दूसरा डिमांड क्या था, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज किसके लिए, फॉर फेलिंग टू मीट दिस ऑब्लिगेशंस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ओके वी हैव डन दिस टॉपिक्स, ओके। अब देखो अब हम लोग IMF के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना भी उधर इंपॉर्टेंट बॉडीज़ था वो हो गया है, थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड भी देख लेते हैं IMF। तो देखो IMF जो है बेसिकली कंसर्न जो है बेसिकली रेज किया गया है बाई ओवर IMF जो लीड करता है, लीडिंग टू पाकिस्तान एज एन IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कंप्लीट किया गया फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम, जो सपोर्ट किया जाता है भाई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF अरेंजमेंट, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, देखिए आई हैवंट रेड इन गुड मैनर। देखो कंसर्न जो है, देखो कंसर्न्स वेयर रेस्ड, कंसर्न रेज किया गया था इंडिया के द्वारा, क्यों, क्योंकि IMF का जो मतलब कंसर्न रेज किया गया था इंडिया के द्वारा IMF पर कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा एज एन IMF एग्जीक्यूटिव बॉडी कंप्लीटेड द फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम, जो सपोर्ट किया गया था बाई एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट। मोर इन न्यूज़ में देखोगे तो IMF जो है अलाउ करता है, मतलब IMF अलाउ करता है डिसबर्समेंट ऑफ अराउंड $1 बिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR 760 मिलियन अंडर EFF। EFF क्या है, EFF जो बेसिकली ये इट असिस्ट द कंट्रीज experiencing serious payment imbalance because of structural impediments or slow growth and inherently weak balance of payment position। स्पेशल ड्राइंग राइट SDR जो है बेसिकली इट्स इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो क्रिएट किया गया है IMF के द्वारा 1969 को टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व। इट इज़ नॉट अ करेंसी बट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ IMF एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इट इज़
इट्स वैल्यू जो है बेसिकली बेस्ड है ऑन बास्केट ऑफ 5 कंट्रीज, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन। इंडिविजुअल्स और प्राइवेट एंटिटी जो है वो कैन नॉट होल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था कब, तो किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 को। साथ ही साथ इसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, किसको, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 उसको, साथ ही साथ अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब इस्टेब्लिश जो किया गया है वो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है बेसिकली रेफर किया जाता है टू एज एन ब्रिटेन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, और मैंडेट इसका क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या बोला गया है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, जिसका मैंडेट मतलब मूलभूत क्या है, तो प्रमोट करना ग्लोबल मैक्रोस्कोपिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करना शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स लोन्स, किसके लिए, सो दैट इट कैन हेल्प द कंट्रीज जो बेसिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम मतलब कर्ज ज़्यादा है या फिर आप कर्ज में डूबते जा रहे हो और आपके पास पैसे की कमी हो रही है, सो आईएमएफ वुड हेल्प, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड करना है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग्स, जो बेसिकली हेल्प करेगा गवर्नमेंट को कि आप बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आ पाए अपने कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मेंबरशिप आप देखोगे आईएमएफ के द्वारा तो 191 कंट्रीज है, इंडिया जो है उसका मेंबर है। बेसिकली आप देखोगे तो टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक का आपको अगर मेंबर बनना है तो उससे पहले आपको आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, ये कैच है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएमएफ का, जो बेसिकली कंपोज किया गया है ऑफ 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्रीज। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड आप देखोगे तो 25 मेंबर्स बोर्ड है जो ओवरसी करेंगे डे टू डे वर्क्स को। नॉर्मली देखा जाए तो बेसिकली क्या करता है, तो डिसीजन बनाता है ऑन कंसेंसस, जो बेसिकली समटाइम्स टेक्स फॉर्मल वोट। द वोट जो है बेसिकली ऑफ ईच मेंबर वो इक्वल होता है टू सम ऑफ इट्स बेसिस वोट और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ऑल द मेंबर्स। और साथ ही साथ कोटा बेस्ड वोट जो है वो भी प्रेजेंट रहता है, ताकि मेंबर जो है मेंबर्स को कोटा डिटरमाइन करेगा उसका वोटिंग पावर। इंडिया का कोटा आप देखोगे तो वो 2.75% है, 8th लार्जेस्ट है, वाइल द यूएस कोटा जो है वो 17% है। आपको जाहिर है यूएस के बाद कौन होगा, चाइना होगा, है ना, उसका लगभग 10 है शायद। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी आईएमएफसी जो है एक 25 मेंबर एडवाइजरी बॉडी है। कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेंबर कंट्रीज ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। और की रिपोर्ट इसके द्वारा क्या क्या लाया जाता है, तो की रिपोर्ट जो है बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लाया जाता है। अब देखो की लीडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईएमएफ फंड्स देखते हैं तो जनरली रिसोर्स अकाउंट है, मतलब जनरल रिसोर्स अकाउंट जीआरए, ये बेसिकली नॉन कंसेशनल टर्म है थ्रू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान मैकेनिज्म, जिसका एम क्या है कि रिजॉल्व करना है कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। और मेंबर जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो लोन ले सकते हैं विथ लिमिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर कोटास। साथ ही लीडिंग फैसिलिटी आप देखोगे तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है एसबीए, जो एक्सटेंड करता है फंड को, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आरएफआई है, और फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एफसीएल है, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन एसएलएल है। ये लीडिंग फैसिलिटीज, मतलब दीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाई जीआरए, ठीक है। उसके बाद पीआरजीटी, तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, तो लॉन्गर ड्यूरेशन एंड कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, जो इंक्लूड करता है इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग टू द पुअरेस्ट फॉर लो इनकम कंट्रीज एलआईसीज, जिसका एम क्या है कि एड्रेस करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को। कौन, पीआरजीटी, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के द्वारा ये मतलब काम है इसका। लीडिंग फैसिलिटी जो पीआरजीटी के द्वारा है वो क्या है, द रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है आरसीएफ, उसके बाद स्टैंडिंग फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी है एससीएफ, और एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है ईसीएफ। उसके बाद फिर रेजिलियंस और एंड स्टेबिलिटी ट्रस्ट आरएसटी जो है बेसिकली ऑफर करता है लॉन्गर टर्म फाइनेंस के लिए, मतलब अगर इन केस इफ़ यू नीड, जैसे होम लोन हो गया ना, वो काफ़ी रहता है 10-20 साल के लिए रहता है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए जो अफोर्डेबल इंटरेस्ट में रहता है टू लो इनकम एंड वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, जिसका एम क्या है, बिल्ड करना आपको रेजिलियंस टू एक्सटर्नल शॉक्स, मतलब इन केस अगर मान लो सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उस तरह का एक्सटर्नल शॉक्स को मेंटेन करने के लिए टू ओवरकम सच टाइप ऑफ शॉक्स बेसिकली आरएसटी जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट। लीडिंग फैसिलिटीज के द्वारा क्या है, तो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ।
ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एससीओ जो है बेसिकली 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है 2025 में हेल्ड हुआ इन तियानजिन चाइना में। ये न्यूज़ में क्यों है? तो देखो समिट जो है वो अडॉप्टेड द तियानजिन डिक्लेरेशन और एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035। ये जो तियानजिन डिक्लेरेशन है और एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसको फुलफिल करना है एज अ टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 2035। चेयरमैनशिप आप देखोगे तो फॉर 2025 टू 2026 ये पास किया गया भाई किर्गिज रिपब्लिक के द्वारा। तो किर्गिज रिपब्लिक के द्वारा ये पास किया गया। तो देखो ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर जो है वो कैटेगराइज करता है और मर्ज करता है इनटू सिंगल एससीओ पार्टनर कंट्री स्टेटस। और लाओस जो है वो एडमिट करता है, मतलब लाओस एडमिटेड एज अ पार्टनर एससीओ जो नाउ कंप्राइज करता है 10 मेंबर्स एंड 17 पार्टनर कंट्रीज। इंडिया जो है ऑब्जर्वर है इन 2005 एंड फुल मेंबर इन 2017 था। एससीओ जो है बेसिकली ग्रांट करता है ऑब्जर्वर स्टेटस इन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS। साथ ही साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ फॉर्म ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक दैट इज एक्सक्लूडिंग बाल्टिक स्टेट्स। रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान आर द मेंबर ऑफ CIS, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर ये है। आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो की आउटकम ऑफ समिट हम देखते हैं तो बेसिकली सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म में तो एग्रीमेंट जो है वो स्टैब्लिश करता है SCO एंटी ड्रग सेंटर और यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रेड्स आप देखते हो तो बेसिकली एंडोर्समेंट ऑफ चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI। साथ ही साथ स्टेप्स टूवर्ड्स SCO एक्सपोर्ट जो क्रेडिट करता है और इन्वेस्ट करता है मैकेनिज्म एंड SCO डेवलपमेंट बैंक्स और एम करता है कि ऑफर करना है नॉन डॉलर फाइनेंसिंग फॉर यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन आप देखते हो तो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन सबसे पहले परमिशन देगा SCO मेंबर्स को कि आप चाइना का बीडू नेविगेशन सिस्टम, मतलब बीडू नेविगेशन सिस्टम का आप यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में यही है, चाइना का बीडू नेविगेशन सिस्टम का आप यूज़ कर सकते हो। अदर की आउटकम्स आप देखोगे तो रिकॉग्नाइज करना है इंडिया का विजन ऑन वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और साथ ही इंडिया जो है प्रपोज करेगा एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम जो प्रमोट करेगा कल्चरल एक्सचेंज एंड सॉफ्ट पावर को। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बेसिकली इसका जेनेसिस जो है वो इमर्ज किया गया था फ्रॉम संघाई 5 जो एक मैकेनिज्म है जो अडॉप्ट किया गया था 1996 को। साथ ही साथ इट वॉज ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था संघाई समिट इन 2001 बाय रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ओके, जिसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्ट्रेंथन करना है म्यूचुअल ट्रस्ट को, फ्रेंडशिप को, साथ ही साथ गुड नेबरलीनेस को बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, मतलब भाईचारा रहना चाहिए। जो बेसिकली टू ज्वाइन करना है और इंश्योर करना है, मेंटेन करना है पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, प्रमोट करना है न्यू डेमोक्रेटिक फेयर और रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर को। मेंबरशिप आप देखोगे तो 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स में कौन कौन सा मेंबर, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान इन 2023 ये ज्वाइन हुआ था और बेलारूस इन 2024 ये ज्वाइन हुए थे। और इट इंक्लूड्स 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स और 6 डायलॉग पार्टनर्स। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बेसिकली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का तो काउंसिल जो है वो हेड किया जाता है तो हेड ऑफ द स्टेट, तो एपेक्स डिवीजन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एपेक्स डिवीजन मेकिंग बॉडी है। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है। और 2 स्टैंडिंग बॉडी जो है बेसिकली सेक्रेटेरिएट इन बीजिंग चाइना और RATS रैट्स इन तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अदर की डिटेल्स देखोगे तो UN जनरल असेंबली हैज एंटाइटल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस टू इट। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस एज इन इसको बोल दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो एशियान के नाम से भी कहा जाता है। देखो ये न्यूज़ में क्यों था, तो देखो 22nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसको एशियन इंडिया समिट जो हुआ था वो मलेशिया में हुआ था। ठीक है, फिर से 22nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इंडिया का समिट वो मलेशिया में हुआ था। और साथ ही साथ एंड दे एलिवेटेड देयर ties from strategic partnership to comprehensive strategic partnership CSP in 2022। ठीक है, देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब, तो 2022 में। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या कहता है, मोर न्यूज़ में तो ऑल्सो 42nd एशियन समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, फिर से अगर पढ़ लेते हैं 22nd एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब एशियन और इंडिया का समिट मलेशिया में हुआ। साथ ही साथ उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने एलिवेट किया अपना टाइज, तो अपना टाइज को बढ़ाया कहाँ से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
जो पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था वो अब क्या हो गया है, वो हो गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, CSP हो गया है। कब हुआ है, तो 2022 में, 2022 में। मोर न्यूज़ अब देखोगे तो 42nd एशियन समिट जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। साथ ही साथ एशियान समिट जो है वो दो बार होता है एक साल में, ठीक है। एशियन समिट जो है 2 साल होता है, 2 बार होता है एक साल में, जो होस्ट किया जाता है बाय द कंट्री होल्डिंग द एशियन चेयरमैनशिप। तो जो कंट्री एशियन का चेयरमैनशिप होल्ड करेगा वो ही उसका चेयरमैन, सॉरी हाँ, जो होस्ट करेगा, जो चेयरमैनशिप होल्ड करेगा वही उस समिट को होस्ट भी करेगा, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। जो कंट्री एशियन का चेयरमैनशिप होल्ड करेगा वही एशियन समिट को होस्ट करेगा, राइट। थीम क्या था उसका, तो इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी। कुआलालंपुर अकॉर्ड, एक कुआलालंपुर अकॉर्ड है, उस अकॉर्ड के को हम लोग अगर हम देखते हैं तो ये जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट है, किसके बीच में, बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, ठीक है। किसके बीच में है, बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। की हाईलाइट्स अब देखते हैं समिट का। की हाईलाइट्स क्या था समिट का, तो ये कौन समिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 42nd एशियन समिट, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, ठीक है। देखो हाँ सही है। देखो की हाईलाइट्स देखते हैं समिट का, तो सपोर्ट फॉर एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंट एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 to 2030, ठीक है। एक बार और यहाँ पे ना देख लेते हैं। देखो 22nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट जो कि मलेशिया में हुआ है, और ये 42nd एशियन समिट जो है वो कुआलालंपुर में हुआ है। उसका की हाईलाइट्स हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। तो सपोर्ट करना है एशियन इंडिया का प्लान ऑफ एक्शन, जो बेसिकली किया जाएगा किस लिए, तो एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, जिसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2026 से लेकर 2030 तक। एडॉप्शन आप देखोगे तो एशियन इंडिया जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट्स ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म डेजिग्नेटिंग 2026 को क्या एज एन डेजिग्नेट किया गया है, तो एशियन ईयर इंडिया ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन। क्या डेजिग्नेट किया गया है, एशियन इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आई होप दैट यू आर गेटिंग। 22nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ये समिट था, और 47th एशियन समिट जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, ठीक है। उसके बारे में ये बताया गया था, और की हाईलाइट जो है वो उसी का है, ठीक है, इसका है। देखो एडॉप्शन जो है वो एशियन इंडिया जॉइंट लीडर स्टेटमेंट है ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, किसके लिए है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए है, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेटिंग 2026 एज एन एशियन इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन। कौन सा ईयर है, एज एन मेरीटाइम कोऑपरेशन, जो प्रपोज किया गया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ एट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो स्टैब्लिशमेंट किस चीज़ का किया गया है, कि सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ कहाँ पे, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग। होल्डिंग ईस्ट एशिया समिट मेरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल एट लोथल गुजरात। तो ईस्ट एशिया समिट मेरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल ये कहाँ पे होगा, ये लोथल गुजरात में होगा। एक देखो एशियन इंडिया रिलेशन, तो एशियन इंडिया रिलेशन देखोगे तो इंडिया ने फॉर्मल एंगेजमेंट किया था एशियन के साथ 1992 में। इंडिया जो है वो डायलॉग पार्टनर बनता है 1996 में। साथ ही साथ समिट जो है, मतलब समिट लेवल पार्टनर्स इन 2022 एंड फॉर्ज्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2012, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका जेनेसिस देखोगे तो इंडिया बिगेन फॉर्मल एंगेजमेंट कब, 1992 में। उसके बाद 4 साल बाद डायलॉग पार्टनर बन जाता है। फिर उसके बाद 2002 में लेवल पार्टनर, समिट लेवल पार्टनर इन 2022। साथ ही साथ फॉर्ज्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब हुआ है, तो 2012 में हुआ है। एक्सरसाइज अब देखोगे तो एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, एशियन सॉलिडरिटी एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है। एशियन मेरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, एक हो गया, और एशियन सॉलिडरिटी एक्सरसाइज दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रेड के बारे में देखते हैं। एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ATIGA, क्या एशियन एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, AITGA इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है ये, फ्री ट्रेड, मतलब फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो साइन किया गया था 2009 में। किसके लिए, तो साथ ही साथ क्यों, तो रिलेशनशिप को बूस्ट करने के लिए 8th मीटिंग रिसेंटली। अब देखो मैंडेट हम देखते हैं, तो मैंडेट्स जो है बेसिकली ईच पार्टी जो है उनको क्या मिलेगा, शैल अकॉर्ड नेशनल ट्रीटमेंट टू गुड्स ऑफ अदर पार्टी लाइन इन GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 1994 को हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट को आप कैसे डेवलप करोगे एशियन के द्वारा, तो एशियन कंट्री जो है वो लाई करता है क्लोजेस्ट टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्लोज में एशियन कंट्रीज है, विथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाइक कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो पास किया गया था थ्रू द रीजन।
मतलब कौन सा प्रोजेक्ट पास हुआ था? कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। एशियन फ्यूचर फॉर्म आप देखते हो तो प्रपोज किया गया था भाई वियतनाम एट 43rd एशियन समिट इन 2023। कौन सा? 43rd, और ये कौन सा? 47th है ना, एक साल में 2 बार। देखो मैंडेट जो है बेसिकली देखा जाए तो ईच पार्टी शैल अकॉर्ड नेशनल ट्रीटमेंट टू गुड्स अदर पार्टी हो गया हमारा GATT, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एज इन वेरी क्लोज टू एशियन कंट्रीज। सो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कैन बी सीन थ्रू दिस समिट। और एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो कौन सा है? कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो पास करेगा थ्रू द रीजन। एशियन फ्यूचर फॉरम है एक, ये क्या है? एशियन फ्यूचर फोरम, ये प्रपोज किया गया था वियतनाम के द्वारा एट 43rd एशियन समिट इन 2023। उसके बाद इट इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म किसके लिए? एशियन मेंबर स्टेट्स के लिए एज वेल एज पार्टनर कंट्रीज के लिए जो शेयर करेंगे न्यू आइडियाज़। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। एशियन फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम AFSIS क्या है? ये सेफ एग्रोमेट प्रोजेक्ट है जो बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया इसरो के द्वारा विथ अदर स्पेस एजेंसीज। AFSIS ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली लेड किया गया था थाईलैंड के द्वारा, जो प्रोवाइड कराएगा रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन फूड सिक्योरिटी। किसमें? रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन फूड सिक्योरिटी। सेफ प्रोजेक्ट आप देखते हो तो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था भाई एशिया पैसिफिक रीजन। ये सेफ प्रोजेक्ट जो है ये स्टैब्लिश किया गया है एशिया पैसिफिक रीजन के द्वारा। ये क्या है? एशिया पैसिफिक रीजन स्पेस एजेंसी इन 2008 स्टैब्लिश किया गया था। सेफ प्रोजेक्ट जो बेसिकली यूज़ करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करने में इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड क्लाइमेटिक चेंजेस रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल चेंज और क्लाइमेटिक चेंज को देख रेख करने के लिए एक सेफ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी के द्वारा इन 2008। ठीक है, और वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इट विल अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक चेंज। अबाउट एशियन अगर हम देख लेते हैं तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था एशियन का तो 1967 बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड में है, जो बेसिकली साइन किया गया था। साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो एशियन डिक्लेरेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला गया है। एम क्या है? एक्सेलरेट करना है रीजनल इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस, साथ ही साथ प्रमोट करना है, स्टेबिलिटी लाना है और रूल ऑफ लॉ जो फॉस्टर करेगा मतलब ग्रोथ करेगा मतलब डेवलप करेगा कोलैबोरेशन अक्रॉस एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। सेक्रेटेरिएट कहाँ एशियन का? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था, बैंकॉक जो है थाईलैंड में है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज जो है वो 11 है। अभी आप मैप में देख सकते हो, अभी हम लोग एक बार देख लेंगे। देखो पहले अगर ऐसे पढ़ लेते तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आर द फाउंडिंग मेंबर्स। कौन सा? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। ठीक है, देखो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर ये फाउंडिंग मेंबर है, और अदर मेंबर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, ब्रुनई, और कौन सा बच गया? तिमोर लेस्टे जगह का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैंडेट्स हो गया हमारा, क्या बच गया? हाँ, तिमोर लेस्टे जो है ये एक ऐसा ओनली एशियन नेशन है जो कम्प्लीटली लोकेटेड है इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यही मैं बता रहा था। देखो एक ऐसे नाम जोड़ दिए, ये वाला तिमोर लेस्टे जो है एक ऐसा है जो साउथ ईस्टर्न स्टेट से साउथ ईस्टर्न सदर्न हेमिस्फीयर से लोकेटेड है। अब देखो एशियन समिट के बारे में देखते हैं तो ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन एशियन जो कंप्राइज करेगा। एशियन समिट जो है ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इन एशियन जो कंप्राइज करता है हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ एशियन मेंबर स्टेट। आर्टिकल 1.15 जो है एशियन चार्टर का वो क्या बताता है? तो वो इम्फेसिस करता है, बताता है कि ग्रुपिंग प्राइमरी गोल जो है ये बेसिकली अपहोल्ड करना है। मतलब प्राइमरी गोल को जो सबसे बेसिक गोल्स है जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे ना, तो अपहोल्ड करना है सेंट्रलिटी एंड एक्टिव रोल ऑफ एशियन। साथ ही साथ वो मेन ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए बिहाइंड द रिलेशन एंड कोऑपरेशन विद द एक्सटर्नल पार्टनर्स। अब देखो वेलिंगटन डिक्लेरेशन ऑफ द क्वाड ये है क्या? देखो वेलिंगटन डिक्लेरेशन जो है बेसिकली अगर हम लोग न्यूज़ में देखते हैं क्यों है, तो देखो कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया पहला एवर क्वाड एट, मतलब देखो क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से? इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने पहला ऐसा क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन अंडर विलिंगटन डिक्लेरेशन एज एन लॉन्च किया। ठीक है, एक विलिंगटन डिक्लेरेशन है जो बेसिकली एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है, किनके द्वारा? तो इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। और ये चारों क्या हैं? ये एज एन क्वाड के मेंबर है। ठीक है,
मोर इन न्यूज़ देखते हैं तो मिलमिल्टन डिक्लेरेशन जो है बेसिकली ये आउटकम है किसका, क्वाड लीडर समिट का, जो कि 2024 में हुआ था। जो अगर आप समिट को देखोगे तो ये विलमिंटन यूएसए में हुआ था, इसीलिए इसको विलमिंटन डिक्लेरेशन बोला जा रहा है। ये अनदर डेवलपमेंट है क्वाड पार्टनर्स कंट्री का, जो कि लॉन्च किया गया क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव के द्वारा। मतलब अनदर डेवलपमेंट, दूसरा क्वाड पार्टनर्स के द्वारा अगर कोई इनिशिएटिव है तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। पहला कौन सा था, विलमिंटन डिक्लेरेशन, आप मान सकते हो। इनिशिएटिव जो है बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा कोऑपरेशन ऑन प्रायोरिटीज सच एज सिक्योरिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द रिलायबल सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दैट इज ई वेस्ट, क्रिटिकल मिनरल रिकवरी एंड रीप्रोसेसिंग। ठीक है, की हाइलाइट्स देखते हैं विलमिंटन डिक्लेरेशन का। तो सबसे पहले क्वाड कैंसर मूनशूट, दैट इज इनिशियल फोकस दिया जाएगा ऑन सर्वाइकल कैंसर इन इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब वो एज इन ये फीमेल को जनरली प्रॉब्लम होती है ना उनके प्राइवेट पार्ट में, तो वही कह रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए है ये इनिशियल फोकस, उसी में डाला जाएगा। फिर डिजिटल हेल्थ, दैट इज इंडिया जो है वो क्या करेगा, ऑफर करेगा DPI टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैंसर केयर जो WHO के द्वारा डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब DPI टेक्निकल सपोर्ट किसके लिए, कैंसर केयर के लिए, किसके थ्रू, WHO के थ्रू। मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री, ये बेसिकली रीजनल पार्टनरशिप है जो बूस्ट करेगा मेरीटाइम मॉनिटरिंग को और लॉ इन्फोर्समेंट को यूजिंग इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA। क्वाड मेरीटाइम लीगल डायलॉग जो है ये अपहोल्ड करेगा रूल बेस्ड मेरीटाइम ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन ये है वो इम्प्रूव करता है इंटरऑपरेबिलिटी और एडवांस्ड मेरीटाइम सेफ्टी एंड पॉलिसिंग। क्वाड पोर्ट जो है, क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप, ये क्या करेगा, ये सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक एरियाज़ के लिए है। क्वाड पोर्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप मतलब क्वाड कंट्री के पोर्ट्स को और कनेक्ट करना है और डेवलप करना है। ठीक है, सस्टेनेबल पोर्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन्स। फिर ओपन रेशियो एसेस नेटवर्क, दैट इज RAN, रेशियो एसेस नेटवर्क जो है उसको मतलब ओपन करना है। ये है क्या, तो एक्सपैंड करना है ट्रायल एंड एशियन ओपन रैन एकेडमी, कहाँ पे, फिलीपींस में। फिर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटिजेंसी नेटवर्क, ये बेसिकली कोलैबोरेशन है किसका, ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस और बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव, जो बेसिकली AI ड्रिवन एक्सप्लोरेशन होगा किसके लिए, बायोलॉजिकल डेटा अक्रॉस क्वाड, है ना। आई होप दैट वी आर गेटिंग। अब देखो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेंबर्स इसके कौन है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। टाइमलाइन आप देखोगे तो टाइमलाइन बेसिकली 2004 में क्या हुआ था, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुनामी रिलीफ एफर्ट। तो सुनामी जब आया था तो कुछ रिलीफ ऐसे प्रदान किया गया था, उस एफर्ट से ओरिजिन ऑफ 2004 इन क्वाड हुआ था, जो फॉस्टर करता है कोलैबोरेशन अमॉन्ग 4 नेशन। तो बेसिकली सुनामी आई थी 2004 वाली, जो आपको बहुत मतलब समझ में आया होगा, वो बहुत डेवास्टेटिंग था। तो उसके कारण ये बेसिकली कुछ कंट्री ने आपस में आके ये बेसिकली क्वाड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया 2007 में। फिर फॉर्मलाइजेशन बाय जापान, फर्स्ट क्वाड मीटिंग जो है हेल्ड हुआ एशियन रीजनल फोरम में। 2017 में फर्स्ट ऑफिशियल टॉक जो हुआ वो फिलीपींस में हुआ ड्यूरिंग ईस्ट एशिया समिट। गाइडलाइन जो है क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR जो है ये इन द इंडो पैसिफिक वो अनाउंस किया गया था टोक्यो में ऑन 2022। ऑब्जेक्टिव देखोगे तो वर्क करना है एज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient। वर्किंग मैकेनिज्म देखोगे तो क्वाड जो है वर्क करता है, मतलब क्वाड वर्क जो है एज इन इज टेकन फॉरवर्ड थ्रू 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स ऑन क्लाइमेट, क्रिटिकल, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर, हेल्थ, सिक्योरिटी, पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस। ठीक है, ये वर्किंग मैकेनिज्म होगा, मतलब इस पर आपको काम करना है। रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, क्वाड पार्टनर्स में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA, जो कंक्लूड करेगा इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेटर इन होनोलुलु हवाई। उसके बाद अबाउट इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क देखते हैं, तो ये इनेबल करेगा क्वाड पार्टनर्स को जो लेवरेज प्रोवाइड करवाएगा टू लेवरेज शेयर्ड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़। तो लॉजिस्टिक ऑब्जेक्ट को शेयर्ड बेनिफिट्स में यूज़ करना है और उसको और कैपेबल बनाना है ईच कंट्री को, उसके लिए ये बेसिकली आया है सामने इन इंडो पैसिफिक रीजन में, जो सपोर्ट करेगा सिविलियन रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर। फिर अलॉन्ग विद इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये रिफ्लेक्ट करेगा क्वाड का कमिटमेंट जो इंश्योर करेगा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक।
इकोनॉमिक कम्युनिटी देखते हैं, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवॉस। तो इकोवॉस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसका एब्रीविएशन क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। देखो न्यूज़ में ये क्यों है, तो इकोवास जो है वो मार्क करेगा इन इट्स 50th एनिवर्सरी दिस ईयर। तो 2026 को इकोवास जो है वो अपना 50वां सालगिरह मनाएगा। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट अब देखोगे तो 28 मई 1975 को हुआ था बाय वेस्ट अफ्रीकन कंट्री थ्रू ट्रीटी ऑफ लागोस। तो आपको इतना याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ लागोस क्या है। ट्रीटी ऑफ, जैसे कि अभी हम लोग ने बैंकॉक डिक्लेरेशन हाँ बैंकॉक डिक्लेरेशन पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लागोस है। ट्रीटी ऑफ लागोस के द्वारा इकोवास स्टैब्लिश हुआ था ऑन 28 मई 1975 बाय 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, है ना। हेडक्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में है। उसके साथ रीजनल ब्लॉक आप देखोगे तो इकोवास कंप्राइजेस 12 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। जून 2025 को ये रिपोर्ट है कि उसके पास 12 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिसका एम क्या है कि प्रमोट करना है कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन, किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक यूनियन इन वेस्ट अफ्रीका। साथ ही साथ इंप्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड को, इंश्योर करना है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथन करना है मेंबर रिलेशंस को और कंट्रीब्यूट करना है टू अफ्रीकाज डेवलपमेंट। इकोवास जो है स्टैब्लिश्ड हुआ था इन फ्री ट्रेड एरिया इन 1990। साथ ही साथ एंड अडॉप्टेड अन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ इन जनवरी 2015। ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो डिक्लेयर करता है ईरान इन ब्रीच आफ्टर 20 ईयर एंड 19 आउट ऑफ 35 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोर्ड मेंबर्स वोटेड टू सेंसर ईरान। मतलब बेसिकली ईरान को कल्प्रिट घोषित कर रहे हैं। क्यों? कि वो फेल कर रहा है मीट करने में न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन कमिटमेंट्स को। ठीक है। देखो होता क्या है ना कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो डिक्लेयर करता है कि ईरान जो है वो क्या कर रहा है? ब्रीच कर रहा है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहा है 20 साल बाद, जिसमें से 19 आउट ऑफ 35 IAEA बोर्ड मेंबर जो है वो वोट करते हैं कि सेंसर करो ईरान को, क्योंकि वो फेल कर रहा है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग। मतलब टोटल 19 कंट्री 35 में से वोट किया है ईरान को ख़राब, और 20 साल का एज इन वो नियम को तोड़ रहा है। मोर इन न्यूज़ देखते हैं तो रिजोल्यूशन जो है वाज मूव्ड बाय फ्रांस, UK, जर्मनी, E3, ठीक है, एंड US। मूव जो है फॉलो करेगा IAEA रिपोर्ट जो नोट करेगा ईरान को हैज़ इनफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम टू पोटेंशियली मेक अ 9 न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, कितना है? बेसिकली देखो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ही आपको रोकना है। आप जितना ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट करोगे ना, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए वो बेसिकली किया जाता है, एनर्जी जनरेशन के लिए भी करता है। तो कुछ लिमिट एज एन प्रदान किया जाता है, कुछ लिमिट हैज़ बिन प्रोवाइड किया जाता है कि सो दैट इतना ही आप उसको प्लोरिफरेट कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो। ठीक है। देखो इशू जो है वो मे नाउ गो टू UN सिक्योरिटी काउंसिल। कहाँ जा सकता है? UN के मेंबर ऑर्गन दैट इज UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जो बेसिकली कुड री इम्पोज सैंक्शंस अंडर 2015 न्यूक्लियर डील। तो जिसके अंदर वो इम्पोज करेगा सैंक्शन, तो 2015 न्यूक्लियर डील। तो ये 2015 न्यूक्लियर डील है क्या? देखो अबाउट 2015 न्यूक्लियर डील के बारे में हम देखते हैं तो JCPOA, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो बेसिकली साइन किया गया था ईरान और P5 कौन से हैं? परमानेंट मेंबर प्लस 5, तो फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, US और चाइना। तो इन 2018 देखा जाए तो US ने विड्रू कर लिया अपने इस डील से। कौन से डील से? ये P5+1 JCPOA से। तो और सिंस 2019 ईरान जो है वो इंक्रीज कर रहा है ब्रीच रेस्ट्रिक्शन। जैसे ही US बाहर आ जाता है तो कोई एक जन रूल तोड़ता है तो दूसरा कोई फ़ायदा भी तो उसका उठाता है ना। तो पर्पस आप देखोगे तो लिमिट करना है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर सैंक्शन इटसेल्फ। साथ ही साथ UN एंडोर्समेंट देखोगे तो एंडोर्स करना है बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 2015। ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे हम देख लेते हैं IAEA के बारे में, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है। ठीक है, कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। प्लीज़ इसको मार्क करोगे। ठीक है, ये कब का आदत होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सही होता है। देखो स्टैब्लिशमेंट देखोगे तो 1957 में एज द ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन UN। ऑटोनॉमस एक अपना मतलब सेल्फ रूल्ड। ठीक है, ऑटोनॉमस जैसे UPSC होता है ना, ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन वो ऑटोनॉमस बॉडी है, खुद से काम करती है। तो वो स्टैब्लिश हुआ था 1957 को। IAEA वो एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो UN के अंतर्गत आता है, जिसका मेन मोटो मतलब एम क्या है
कि एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और मेंबर्स इसके कितने हैं, IAEA के 180 है, इंडिया जो है इसका मेंबर है। नॉर्थ कोरिया जो है वो ज्वाइन करता है 1974 को और वीडियो कर लेता है 1994 को, मतलब अपने आप को बाहर ले आता है 1994 को। जनरल कॉन्फ्रेंस देखोगे तो जिसमें कॉन्फ्रेंस मतलब सब एक साथ आते हैं बात करने के लिए, तो ऑल द मेंबर स्टेट्स मीट्स एनुअली इन वियना। कहाँ पे, वियना में मिलते हैं, ऑस्ट्रिया है ना हेडक्वार्टर। तो देखो रिकॉग्निशन आप देखोगे तो अवार्ड किया जाता है नोबेल पीस प्राइज कब, 2005 में। क्यों, तो बेसिकली IAEA को नोबेल पीस प्राइज मिलता है 2005 में, क्योंकि उन्होंने मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने प्रमोट किया पीसफुल न्यूक्लियर यूज़ और ग्लोबल सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। रोल ऑफ IAEA देखोगे तो न्यूक्लियर कोऑपरेशन, पीसफुल एप्लीकेशंस, असिस्ट्स मेंबर स्टेट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डेवलप न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेरीफाइज स्टेट्स कंप्लाई विद कमिटमेंट्स। IAEA एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये, the IAEA is not a member of treaty on non-proliferations for nuclear weapons NPT treaty का, but plays a key verification responsibility under the treaty। ये भले उसका पार्ट नहीं है लेकिन की वेरिफिकेशन रोल करता है। देखो जितने भी नॉन न्यूक्लियर वेपन जो है मतलब जितने भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं अंदर NPT, जो कंक्लूड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड। NPT जो है बेसिकली है बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट करना है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी। इट केम इनटू फोर्स कब, 1970 को, एंड वॉज एक्सटेंडेड indefinitely in 1995। 191 countries have joined। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान जो है वो हैव नेवर ज्वाइंड विद द नॉर्थ कोरिया, वाइल नॉर्थ कोरिया विड्रू इन 2003। तो इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान ने NPT ज्वाइन नहीं की थी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अब देखो अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो नेटो एज एन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है भाई, तो नेटो तो इम्पॉर्टेंट हो ही गया। देखो नेटो मेंबर जो है वो अग्री करते हैं कि वो इंक्रीज़ करेंगे अपना डिफेंस स्पेंडिंग फ्रॉम 2% to 5%। क्यों, टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई 2035। अपने GDP का 2% से 5% कर लेंगे वो, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। नेटो है क्या, ये बेसिकली 1949 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो थ्रू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम लोग वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, ये 1949 को साइन हुआ था। उससे ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ नेटो होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको डिटर करना है, रोकना है सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन USSR जो है वो अपना एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा शो कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए एज एन नेटो मेंबर स्टेट ने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है। नेचर आप देखोगे तो बेसिकली एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है जिसमें 32 कंट्रीज इन्वॉल्व है फ्रॉम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों से मिला के। स्वीडन जो है वो लेटेस्ट है, तो आपको स्वीडन याद रखना होगा। साथ ही साथ ये ऑपरेट करता है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव डिफेंस आर्टिकल 5, जो जिसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग अन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। मतलब आप एक मेंबर पे किसी पे अटैक करते हो तो सारे मेंबर पे वो माना जाएगा कि आपने सारे मेंबर पे अटैक किया है, और सारे मेंबर क्या करेंगे, मिल के उस पर्टिकुलर दुश्मन कंट्री पे अटैक कर देंगे, ठीक है, यही कह रहा है। तो ये कहाँ है, तो इट्स अ पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है और ये ऑपरेट होना प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो डेटन पीस एग्रीमेंट है एक DPA, इसके बारे में क्या कहा गया है, तो डेटन पीस एग्रीमेंट जो है ये क्या करता है, रीच्ड एट नेटो पार्लियामेंट असेंबली, कब, इन डेटो, टाइम पर नहीं दिया है, ओके, इन डेटन ओहियो USA। अब डेटन पीस एग्रीमेंट जो है बेसिकली साइन किया गया था 1995 को इन पेरिस, ठीक है, आपको याद रखना है, यही मैं खोज रहा था। 1995 को पेरिस में हुआ था। पीस एग्रीमेंट जो है बेसिकली वॉज अर्लियर रीच्ड एट राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस नियर डेटन। सिग्निफिकेंस देखोगे तो ऑल्सो नोन एज जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। साथ ही साथ इट हैड पुट एन एंड टू 3.5 year लॉन्ग बॉस्नियन वॉर, और साथ ही इन फॉर्मर सोशलिस्ट फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। करंट कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे बॉस्निया का और हर्जेगोविना का, ये एनेक्स किया इस एनेक्स्ड 4 ऑफ DPA। अब देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ICC के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने रिसेंटली अपने आप को वहाँ से हटा लिया, विड्रू कर लिया
आईसीसी से, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया ने अपने आप को वहाँ से हटा लिया। आईसीसी के बारे में पढ़ते हैं तो इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसका ओरिजिन कहाँ है, तो फाउंडेड बाय रोम स्टैट्यूट, जो अडॉप्ट किया गया था इन 1998 और एंटर हुआ 2002 में। जुरिडिक्शन आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है और ट्राई करना है इंडिविजुअल को, मतलब क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है सबसे पहले, उसको हथकड़ी लगानी, प्रोसिक्यूट करना है और ट्राई करना है, मतलब उसको एज एन सजा देना है। ट्राई द इंडिविजुअल नॉट ग्रुप और स्टेट्स एक्यूज ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम। क्राइम अंडर आईसीसी जुरिडिक्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये क्या है, ये सब क्राइम है आईसीसी के जुरिडिक्शंस के अंदर, मतलब आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जेनोसाइड जो है क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वो भी क्राइम है, वॉर क्राइम और क्राइम ऑफ एग्रेशंस। मेंबरशिप आप देखोगे तो 125 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, इजराइल और यूएस, रशिया, चाइना जो है ये पार्टी नहीं है टू रोम स्टैट्यूट, ठीक है, आपको याद रखना होगा, आईसीसी में रोम स्टैट्यूट के ये पार्टी नहीं है। फंडिंग आप देखोगे तो मेनली बाय द स्टेट पार्टीज। एनफोर्समेंट जो है वो आईसीसी डिसीजंस आर बाइंडिंग, क्या आईसीसी का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग है, उसके मतलब वो एक बार उसका वचन ही एक शासन, मतलब इफ़ इट हैज़ गिवन अ जजमेंट इट्स बाइंडिंग टू देम, राइट, इट्स मेंबर स्टेट्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मीडिएशन, IOMED ये है, देखो चाइना ने फॉर्मली स्टैब्लिश किया। IOMED एक ग्लोबल अल्टरनेटिव है, जो बेसिकली किसका अल्टरनेटिव है, तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आईसीजे का आपको ये याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो आईसीजे का अल्टरनेटिव निकाला है इन्होंने, जिसका नाम क्या है, IOMED, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, ठीक है। देखो एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, देखो IOMED के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो इसका पर्पस एक्चुअली लिखा जाए तो डेडिकेटिव टू रिजॉल्विंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन। मेंबर्स अब देखोगे तो 30 मेंबर है जो ज्वाइन करते हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बेलारूस। मोस्ट फाउंडिंग मेंबर्स आर फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन, जो हाईलाइट करता है इट्स नॉन वेस्टर्न ओरिएंटेशन, मतलब बेसिकली इसका नॉन वेस्टर्न ओरिएंटेशन है, वो किसके कारण है, क्योंकि इसका मैक्सिमम कंट्रीज या फिर मेंबर जो है वो एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन है। उसके बाद देखो स्कोप आप देखोगे तो डिस्प्यूट जो दो स्टेट्स के बीच में होता है वो इसको रिजॉल्व करता है। डिस्प्यूट बिटवीन अ स्टेट एंड नेशनल्स ऑफ अनदर कंट्रीज, साथ ही इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिसएग्रीमेंट्स, उसके कारण। देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो 113th इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो है ILC वो जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड। देखो की हाइलाइट्स आप देखोगे तो इन्होंने अडॉप्ट किया बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन वर्किंग इन्वायरमेंट कन्वेंशन 2025, ये कन्वेंशन नंबर 192 था, इतनी जानने की जरूरत नहीं है। ये पहला इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था जो एड्रेस करेगा बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, कौन सा बायोलॉजिकल हजार्डस सब्सटेंस है जो वर्किंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो उसको क्या करेगा, एड्रेस करेगा, बताएगा कि दिस वन इज द प्रॉब्लम। ये अडॉप्टेड बायोलॉजिकल हजार्ड इन वर्किंग इन्वायरमेंट कन्वेंशन 2025 के अंतर्गत है। ये कहाँ हुआ है, तो 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो कंक्लूड हुआ जेनेवा में, वहाँ ये बेसिकली डिसीजन लिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम देखते हैं, अप्रूव्ड द अमेंडमेंट टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 MLC। द चेंज जो है वो कॉल फॉर द राइट टू शोर लीव लीव एंड रिपार्टीशंस एंड कॉल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सीफेयर्स एज की वर्कर्स। MLC जो है, ठीक है, मतलब मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन जो है ये बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है, इंडिया ने रेटिफाई किया है MLC को इन 2015, ठीक है। फिर से आपको समझ में आया ना, मैं फिर से समझा दूँ क्या, देखो अप्रूव्ड द अमेंडमेंट टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, ये चेंज जो है वो कॉल करता है कि राइट टू शोर का राइट जो है, लीव एंड रिपार्टीशन एंड कॉल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सी फेयर्स एज की वर्कर, उसको क्या बोलेंगे आप, की वर्कर किसको बोलेंगे, सी फेयरर्स को। डिसेंट वर्क जो है इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, दैट इज़ ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहला स्टैंडर्ड सेटिंग डिसीजन हुआ ऑन डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अदर देखोगे तो और कुछ इनिशिएटिव जो है या फिर हाईलाइट जो है वो फॉर्मल अप्रूवल है जो बेसिकली साइन किया गया था, मतलब जो दिया गया था तो ILO को ट्राइपेटाइट कंट्रीब्यूशन को टू सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट सेट फॉर नवंबर 2025 इन दोहा। ये इनिशिएटिव है ILO का जो लॉन्च किया गया था 2023 को, जिसका एम क्या है कि आपको क्या लाना है, टू ब्रिंग टुगेदर
ग्लोबल, रीजनल और नेशनल एक्टर टू एडवांस द सोशल जस्टिस थ्रू द पॉलिसी एंड एक्शन कोहेरेंस। इंडिया जो है मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया एमओयू विथ आईएलओ जो बेसिकली प्रमोट करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग क्यों आईएलओ साइंस के साथ साइन किया, जिसका मेन एम क्या था कि उनको प्रमोट करना है इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑक्यूपेशंस ISCO। ठीक है, अब देखो ISCO जो है ये एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जो बेसिकली क्लासिफाइज जॉब्स इनटू वेल डिफाइंड ग्रुप्स जो बेस्ड है ऑन टास्क एंड ड्यूटीज परफॉर्म, साथ ही साथ यूजफुल है फॉर रिसर्च एज वेल एज फॉर द स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग। सेकेंड एडिशन देखा जाए ऑफ ग्लोबल कोएलिशंस ऑफ फॉर सोशल जस्टिस, तो बेसिकली एनुअल फोरम है जो टुक प्लेस मतलब जो होता है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ 113th ILC इन जेनेवा। ठीक है, आई होप दैट इज आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आईएलओ जो है, आईएलओ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में एज आई हैव टोल्ड। स्टैब्लिशमेंट इसका देखोगे तो ये 1990 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था बेसिकली 1914 से आप मान सकते हो 14 to 18। तो उसके बाद होता क्या है 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है, उसी कारण आईएलओ फॉर्म होता है। ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सोशल जस्टिस जो है वो एसेंशियल है जो अचीव करेगा अचीविंग द लास्टिंग एंड यूनिवर्सल पीस। नोबेल पीस प्राइज आईएलओ जो है वो 1969 को हुआ था। मिशन देखोगे तो स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेशन को अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर्स थ्रू डायलॉग, सेट एंड प्रोमोट स्टैंडर्ड दैट इज राइट एट वर्क, दैट इज एक्सपैंड करना है अपॉर्चुनिटी को फॉर बोथ वुमेन एंड मेन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, है ना। अब देखो नेक्स्ट है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है बेसिकली ये साइन हुआ है टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने अपना एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया। अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसका जेनेसिस आप देखोगे तो इस्टेब्लिश किया गया था बाय ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2014। मेंबर स्टेट आप देखोगे तो आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रशिया है। बेनिफिट्स आप देखोगे तो प्रोवाइड करता है फ्री मूवमेंट किसके लिए, ऑफ गुड्स, सर्विस और कैपिटल एंड लेबर एक्सेट्रा। फिर एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इंडिया जो है फॉर्मली एज्यूम करता है चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2025-26। अबाउट एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसका जेनेसिस कब हुआ था, ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश किया गया था 1961 को बाय 8 फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, अब फिर से देखते हैं एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश किया गया था 1961 को बाय 8 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा। इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी को इन द एशिया पैसिफिक रीजन। कैसे, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन के द्वारा। मेंबर्स देखोगे इसकी कौन कौन है, तो कंप्राइज करता है 21 इकोनॉमिक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन, जिसके की रोल्स क्या है, तो कंडक्ट करना है रिसर्च ऑन इमर्जिंग नीड्स ऑफ द मेंबर्स फॉर देयर फॉलोअप्स, प्रमोट करना है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल अलायंसेस अमॉन्ग द मेंबर्स, साथ ही साथ सर्वे करना है द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच मेंबर एक्सेट्रा। अदर रिपोर्ट्स आप देखते हो इनिशिएटिव का, तो अदर रिपोर्ट्स और इनिशिएटिव क्या क्या है, तो देखो इनिशिएटिव में सबसे पहले ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट GCR, ये ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा ये लेके आया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नॉट ओनली GCR ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी लाया जाता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी लाया जाता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट भी लाया जाता है। उसके बाद ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा लाया जाता है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट WIPR, ये विपो के द्वारा लाया जाता है। तो विपो का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ग्लोबल फिंडेक्स 2025 ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम FSAP वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और उसके बाद ILO के द्वारा कुछ रिपोर्ट लाया जाता है, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और वर्ल्ड ऑफ वर्क